नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, YouTube चैनल पर मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड किया था 16 फरवरी 2021 को माँ सरस्वती जी के पूजा के दिन एवं 6 अप्रैल 2021 को मात्र 49 दिनों में हमारा YouTube परिवार 1000 से अधिक सदस्यों का हो गया। तो आपके इस प्रेम, आशीर्वाद एवं विश्वास के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं भी आज संकल्प लेता हूं कि आपके इस विश्वास के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगा। और देखिए, यह पॉलिटी की 12वीं वीडियो है और इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनकी व्याख्या है। एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, इस वीडियो से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आपको मिलेंगे और कभी भी एग्जाम देने के आने के बाद आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो बिना देर किए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो स्थापना हुई थी मद्रास में। क्वेश्चन दूसरा यह भी बन सकता है कि किस वर्ष हुई थी। तो वर्ष था वो 1688। हाँ दोस्तों, 1688, आज से बहुत साल पहले। और एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि निर्णय कब लिया गया था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय ले लिया था 1 साल पहले, यानी कि 1687 में ही। लेकिन स्थापना 1688 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों बातों को याद रखना है दोस्तों। और जब इतना याद रखें तो देखिए, यूपी में पंचायत का चुनाव चल रहा है। तो देखिए, यूपी में अगर पूछ दे कि यूपी में कितने नगर निगम है, तो यूपी में नगर निगम है टोटल 17। और 17वां नगर निगम नया जो बना है 2018 में बना है, और वो जिला है शाहजहाँपुर को राजपाल यादव से जोड़कर याद रख सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है दोस्तों। तो स्थानीय स्वशासन का जनक है रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884 के बीच दोस्तों। गवर्नर जनरल या वायसराय का कार्यकाल भी मिलाने को दे देता है, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और इसके 2-3 और ही बहुत महत्वपूर्ण काम थे। एक था यही था कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, तो रिपन था। दूसरा यह था कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त किया था। और दूसरा यह था कि इसी साल, यानी कि 1882 में ही इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने हंटर आयोग शिक्षा के लिए स्थापित किया था। हंटर आयोग, इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। और एक और 1881 में इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था। कब लाया था, तो 1881 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन किस वर्ग में रखा गया था। तो देखिए, वो रखा गया था हस्तांतरित वर्ग में। तो इसको थोड़ा सा यह समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो उस समय की प्रांतीय सरकार थी, तो प्रांतीय सरकार के अधीन कानून बनाने के विषय को 2 वर्गों में बांट दिया गया था। वो 2 वर्ग थे, आरक्षित एवं हस्तांतरित। तो जो गवर्नर जनरल था उस समय प्रांत का, तो आरक्षित विषय पर प्रशासन गवर्नर अपने नियुक्त सदस्यों के माध्यम से करता था, आरक्षित वर्ग पर। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उन पर वो गवर्नर प्रशासन जो चुनकर सदस्य आते थे उनके माध्यम से करता था। और स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित वर्ग में था, किसमें, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए भी है कि अभी यूपी में स्थानीय पंचायतों का चुनाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्ष था 1952 का।
1952 का दोस्तों प्रथम लोकसभा का चुनाव भी हुआ था। 51 में ये चुनाव हो गया था लोकसभा का, लेकिन चलता रहा 52 तक, फरवरी मार्च तक। तो वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला गया, तो 1952 में चलाया गया। और एक किस लिए चलाया गया, तो ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, यानी कि सिफारिश की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी, तो 1957 में बनी थी। और किस लिए बनी थी, सबसे महत्वपूर्ण, तो जो पीछे हम लोग देखें हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 1952 में चला था। तो उसी का अध्ययन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, यानी कि गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला पंचायत क्या 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, जो लागू हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पंचायती राज का उद्घाटन किया, तो किए थे नागौर में। और पहली बार यहीं पे उद्घाटन हुआ था, डेट भी याद रखना है। और उसके बाद सेकेंड पे था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हुआ था सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रणाली तथा न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की, तो समिति थी अशोक मेहता समिति। पूछ सकता है कि यह समिति कब बनी थी दोस्तों, तो यह समिति बनी थी 1977 में। और 2 स्तरीय का मतलब कि जो अभी देखिए 3 स्तरीय, एक तो ग्राम सभा, दूसरा है कि जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और तीसरा कि जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये 3 स्तरीय हो गया। लेकिन अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय सुझाव दिया था, एक तो ग्राम स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे। वो बीच ब्लॉक वाला स्तर को इन्होंने सुझाव नहीं दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। उस समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, कब की है, तो ये समिति है 1986 को, डेट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो देखिए विषय 29 विषय शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 29 विषय, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है वो 29 विषयों पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये था मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस अनुच्छेद में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 243 बी। 3 सोपानों को दोस्तों मतलब हो गया वही गांव, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। तो 243 बी को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इसका 243 डी। अनुच्छेद 243 डी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें देखिए SC, ST, OBC एवं महिलाओं, वुमेन, इन सबको आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243 डी। चूँकि यह अभी विवाद में रहा है तो इसलिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है, 243 डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दोस्तों जल्दी से कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित है, जिला योजना
में देखिए ग्राम पंचायत सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत यह भी सम्मिलित है। क्षेत्र पंचायत वही मतलब ब्लॉक स्तर पे होती है, उसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। और तीसरा कि नगर पंचायत, तो देखिए जिला योजना जिला के विकास के लिए बनाई जाती है, तो तीनों आंसर हो जाएगा डी, तीनों इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि यूपी में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों यूपी में पंचायत का चुनाव चल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर चुनाव लड़ना है प्रधानी वगैरह का तो आयु चाहिए आपकी 21 वर्ष पूरा, लेकिन वोटिंग का अधिकार यानी मताधिकार 18 साल पे ही मिल जाएगा। और देखिए भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, तो पूरे देखिए संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो भाग 9 है। और भाग 9 के साथ ही 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था, तो भाग 9 में संशोधन करके ये सब जोड़ा गया था। और साथ ही 73वें संशोधन के द्वारा ही ऊपर जो देखे हैं अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, और इसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं, 29 विषयों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ नहीं है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। साथ ही दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीसीएस में अगर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा डी, अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि देखिए ये जो सहकारी समितियां है तो कई जगह उल्लेख है इसको, तो एक देख लेते हैं। जैसे कि एक तो उल्लेख हो गया कि मतलब संविधान के 19(1) में 19(1)(c) को याद रखना है दोस्तों, इसमें सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया है। दूसरा ये देखिए कि 43B, इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो 43B जोड़ा गया है, सहकारी समितियां, इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। और संविधान का भाग 9B संविधान का, इसमें भी सहकारी समितियां हैं तीनों। और ये सब कब जोड़े गए हैं, तो ये सब जोड़े गए हैं 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में ये सब तीनों जोड़े गए हैं। इन तीनों चीज़ों को याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कब से लागू हुआ है, तो यह डेट है 24 अप्रैल 1993 में। एक बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन बनाया कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। और बाकी अगर देखना हो तो जैसे डेट अगर वर्ष को काट जाए, केवल डेट को याद रखा जाए, देखिए 24 मार्च को क्या होता है, तो 24 मार्च को संभवतः टीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी उन्मूलन दिवस। दूसरा कि 13 फरवरी भी कोई डेट महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को देखिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, क्योंकि इसी समय सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसको दुनिया के सामने रखा था, रमन प्रभाव। आगे और इसमें देखेंगे दोस्तों डिटेल में, अभी इतना ही। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद दोस्तों 243G में, 243 में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। और अगला इन सबों को देख लेते हैं कि 243H भी याद रखना है, क्योंकि इसमें देखिए पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। टैक्स मतलब पंचायतें अगर मेला लग रहा है या सब्जी की मार्केट लग रही है
तो इन सबों पर टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं। कितने विषयों पर पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं? तो 29 विषयों पर। और साथ ही देखिए ये जो 243 आई है, 243 में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्य का जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। 243 के में क्या है? तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, अभी जो चुनाव चल रहा है पंचायतों के लिए, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन कहाँ उल्लेख है? तो संविधान के 243 में है। आप लोग किताब खोल के कभी देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 कब से लागू हुआ? तो डेट है 22 अप्रैल 1994। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, 22 अप्रैल 1994 को। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्राम सभा का अर्थ है, ग्राम सभा का अर्थ है, तो ग्राम सभा का अर्थ है दोस्तों कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत होना। यानी कि जो ग्राम सभा की वो जो पंचायतों की लिस्ट होती है निर्वाचन वाली, उसमें जो जिसका नाम रहता है वही लोग वोट देते हैं। तो ग्राम सभा में वही जो जिनका नाम उस पंचायत समिति के निर्वाचन में लिस्ट में रहता है, तो उन्हीं से ग्राम सभा का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था किसके सुझावों का परिणाम है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी के सुझावों का है, क्योंकि देखिए और एक साथ ही महत्वपूर्ण दोस्तों और कि पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 40 को भी याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। और देखिए महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो प्रत्येक गांव है तो उनका आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए गांव को। साथ ही दोस्तों वो यह भी कहते थे कि गांव के प्रत्येक मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित पंचायत के द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। ये मतलब महात्मा गांधी जी का था, क्योंकि वो शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि शक्तियां आदम नीचे तक जाएं, शक्तियों का केंद्रीकरण न हो। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। और वीडियो आपको इतना प्यार देने के लिए दोस्तों आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सच में बहुत बहुत धन्यवाद।